तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एसी के क्वेश्चन हैं आज हमारे पास। क्या आंसर आ रहा है? इंडक्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, 2 वोल्ट का सोर्स दे रखा है। करंट रिचेज हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो कैसा हो गया ये? एलआर सर्किट दे रखा है आपको। एलआर सर्किट में हाफ ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू कितने टाइम में पहुंचेगी? एलआर सर्किट का फॉर्मूला याद कीजिए। क्या फॉर्मूला होता था एलआर सर्किट में? रिमेम्बर कि भूल गए? फॉर्मूला तो बताओ श्रीलक्ष्मी। एलआर सर्किट का फॉर्मूला श्रीलक्ष्मी। करंट गेन, करंट डिक्लाइन, क्या क्या आता था? तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही श्रीलक्ष्मी, क्या कहना चाह रही हो? चलो ठीक है। हाँ भाई दीपांशु, फॉर्मूला बताओ जल्दी से एलआर सर्किट का। सर I equals to I naught 1 plus e to the power t by tau L by r वन प्लस minus वन माइनस, हाँ, ई रेस टू e to the पावर power t by tau माइनस माइनस टी बाई टाउ या टी बाई टाउ? minus t by tau और टाउ कितना होता है एलआर सर्किट के लिए? L by r। एल बाई आर। बस ये आपका वैल्यू रखनी है। स्टेडी स्टेट करंट आई नॉट आपको दे रखा है। आपको बोला है कि हाफ ऑफ द स्टेडी स्टेट करंट, तो आई नॉट बाई टू इसे आपको पुट करना है। तो दिस शुड बी आई नॉट बाई टू इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ यहाँ से मिल जाएगा एल। एल आपको दे रखा है 300 इंटू टेन पर माइनस 3 मिली हेनरी है वो, बाई टू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 150 इंटू टेन पर माइनस 3। इसको यहाँ पुट कर देंगे टाउ को फाइनली। यहाँ हाफ है, एल एन लेंगे, आई नोट कैंसिल, एल एन दोनों तरफ लेना पड़ेगा। या पहले इसको हाफ लिख लेते हैं, वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई टाउ है। यहाँ से ई रेस्ट पर माइनस टी बाई टाउ जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ के बराबर। अब आप एल एन ले सकते हैं। एल एन जब लेंगे तो माइनस टी बाई टाउ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ एल एन टू। एल एन हाफ इज माइनस एल एन टू। तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा आपको, माइनस माइनस कैंसिल, टाउ इंटू एल एन टू। तो ऐसा आंसर आ गया। टाउ है 150 इंटू टेन पर माइनस 3, एल एन टू होता है 0.693 के आसपास। तो ठीक है, वोल्टेज का तो यहाँ पे बात आई नहीं। यहाँ से अपना आंसर जो आएगा वो काफी छोटा आ रहा है ना। इनमें से कोई ऑप्शन मैच करेगा इसमें? हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 सेकंड आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये 0.150 है, ये 0.693 है। ठीक है, आ जाना चाहिए 0.150 इंटू 0.693। ठीक है, सो ऑप्शन तो करा रिपांशु, ऑप्शन फर्स्ट ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए, तो अगर इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी, इक्वेशंस के बिना काम नहीं चलेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं सर। मॉर्निंग मून। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन,
A series RC circuit है connected to an alternating voltage source. AC source पे connected है. Consider two situations. When capacitor is air filled, capacitor is mica filled. मतलब आपने अंदर एक dielectric डाल दिया है. Current through the resistor is I and voltage across capacitor is V. Then दोनों में से कौन से situation में voltage और current को आपको compare करना है? First option, potential in A is more than potential across in B across the capacitor. ये तेरा आंसर है दीपांशु. बाकी लोग बताइए. और डी ऑफ कौन सा ऑप्शन श्रेय? फोर्थ श्रेय कह रहा है उल्टा, फोर्थ ऑप्शन. ओके, हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन. चलिए देख लेते हैं. मून का फर्स्ट ऑप्शन है. तो आरसी सर्किट है. ऐसा एक सर्किट आपको दे रखा है. यहाँ पे एसी सोर्स लगा रखा है. इस चक्कर में सी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, और बोला है कि करंट जो है वो यहाँ पे आई जा रहा है. पहले केस में यहाँ पे एयर है, दूसरे केस में माइका डाल दिया गया है. तो माइका में ये सी की जगह के सी हो जाएगा. अब इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स सी हो जाएगा ये. ठीक है. करंट दोनों केसेस में आपसे पूछा गया, ये आई है, ये आई बी है. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है. ये सिचुएशन है. आरसी सर्किट के केस में हम जानते हैं क्या रिलेशन होता है करंट और पोटेंशियल का. जल्दी बोलो इक्वेशन. करंट ग्रोथ और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है? आई सर सेम ही आएगा, सिर्फ टाउ टाउ बदल जाएगा. टाइम जो कांस्टेंट है टाउ, वो आ जाएगा आपका आर इंटू सी. तो ये आपका चेंज हो जाएगा. टाउ चेंज होने से पोटेंशियल और इक्वेशन, सॉरी, पोटेंशियल और करंट के जो इक्वेशंस है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. तो वैसे यहाँ पे करंट चेंज नहीं होगा, क्या लगता है? करंट चेंज होगा कि नहीं होगा? दोनों केसेस में करंट सेम क्यों नहीं होगा? Z तो चेंज हो रहा है. यहाँ पे Z तो चेंज हो रहा है. Z होता है क्या? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. एंड एक्स सी इज 1 बाई ओमेगा सी. सी यहाँ पे पहले में सी है और यहाँ पे के सी है. तो एक्स सी तो चेंज हुआ है, Z चेंज होगा, Z चेंज होगा तो आई भी चेंज होगा. करंट चेंज होगा बिल्कुल. और कैसा रहेगा वो देखो. ओमेगा सी, अगर आप सी को इंक्रीज करते हो तो एक्स सी डिक्रीज होता है, एक्स सी डिक्रीज होता है तो Z डिक्रीज होता है, तो करंट इंक्रीज होगा. तो ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सेकंड पार्ट में करंट इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे हम देखें तो आई बी इज मोर देन आई ए, इसलिए करंट वाला ये ऑप्शन गलत है. अब पोटेंशियल को कंपेयर करना है. तो एक बार करंट मिल गया, पोटेंशियल को कंपेयर कैसे करेंगे? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है इनके अक्रॉस, वो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहना चाहिए. अब बताओ क्या आंसर आएगा? आई नॉट एक्स ही आएगा पोटेंशियल. कितना आएगा? मतलब आई नॉट एक्स सी. आई नॉट एक्स, बिल्कुल बात है, आई नॉट एक्स सी. सो यहाँ पे अगर करंट देखो तो करंट, क्योंकि इसमें पर एक्स सी भी तो चेंज हो जाएगा. सर वहीं से आएगा ना रिलेशन दोनों में. रिलेशन तो आ रहा है पर आई भी दोनों में डिफरेंट है, एक्स सी भी दोनों में डिफरेंट है. तो कंपेयर कैसे करेगा? सर इसके वो जेड चेंज क्या कह रहा है? जेड नहीं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, करंट उतना का उतना ही रहेगा. तो कहना चाह रहा है कि जेड चेंज नहीं होगा या जेड चेंज होगा? जेड चेंज होगा लेकिन उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, और उन दोनों की ये देखो भैया, बात होने ऐसी होती है कि ये जो एसी सोर्स है, इस सोर्स का पोटेंशियल और इसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है. ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये तो सोर्स है. आपने चेंज किया है सिर्फ कैपेसिटर में ये. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करेगा, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस वी और ओमेगा, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है पूरे सर्किट के केस में.
अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे क्या क्या हिसाब होने वाला है। और हम जानते हैं कि एसी सर्किट में आप डायरेक्ट ऐड नहीं करते हो, आप फेजर डायग्राम से ऐड करते हो। अगर ये वी आर है तो वी सी और वी एल यहाँ बनते हैं, फेजर डायग्राम से यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो डायरेक्ट आप वी सी इक्वल टू वी आर प्लस वी सी भी नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा करना। एसी सर्किट्स में फेजर डायग्राम यूज करने पड़ते हैं। तो अब बताओ, जो तू मून कह रहा है कि मैं यहां से अगर देखूं आई नॉट एक्स सी से, तो आई ऑफ बी इज मोर देन आई ऑफ ए, ये अपने को पता है। एक्स सी की अगर बात करो तो एक्स सी इन केस ऑफ बी इज लेस देन एक्स सी इन केस ऑफ ए। अब कैसे कंपेयर करेगा तू इन दोनों को? वी सेम हो जाएगा क्या? है दोनों का वेरिएशन सेम जा रहा है आई और एक्स का? आई का अगर वेरिएशन देखें तो यहाँ पे रूट आ रहा है, इधर स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा सी के करस्पॉन्डिंग है। तो ठीक है, बताओ भाई। तुम डिस्कस करो, मुझे नहीं करना है, तुम्हारे फंडे क्लियर होने चाहिए। तुम बताओ आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे। ये ऑप्शन। अच्छा, अब तू कह रहा है कि इक्वल हो जाएंगे। हाँ चलिए, मतलब अगर आई और एक्स को देखेंगे। हम्म, ठीक है। सो चलो अब फाइनल बता देते हैं। आंसर जो है इसका आंसर ए है, बिल्कुल ठीक बात है दीपांशु और मून, तुम्हारा आंसर सही था। और तुम्हारा जो लॉजिक था वो बताओ, तुमने क्या लॉजिक यहाँ पे यूज किया? सर वही मतलब वी ना वी इक्वल टू आई नॉट एक्सी से कर दिया। और तुमने आई को सेम मान लिया, ऐसा किया क्या? हाँ ठीक है। सो बेसिकली बात वही है, z अगर अपन यहाँ कंपेयर करें तो z होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, मतलब 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप अगर c को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे तो z चेंज होगा। i लिखा जाता है v बाई जेड से। अगर करंट मुझे लिखना है ये पोटेंशियल अक्रॉस दिस, तो ये होगा i इंटू एक्स सी, ये होगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देखो क्या आता है, आई इज वी बाई जेड, तो वी बाई जेड, जेड इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई एक्स सी, आई मीन सॉरी आई तो लिख लिया, इंटू एक्स सी इज 1/ओमेगा सी। इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो फाइनल रिलेशन आपके पास बन के आता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी का, वो क्या बन के आता है, यहाँ से ओमेगा सी बाहर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा वी बाई रूट ओवर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन के आ रहा है फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा वो ये सोर्स का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और उसको हमने कांस्टेंट मान रखा है। इसको यूज करके हमने कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा आई एक्स सी, ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटेंस चेंज होगा, क्योंकि अब सारी चीजें कांस्टेंट है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये पूरी चीज सिर्फ एक बात पे डिपेंड कर रही है, सी पे, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें सी ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको कम मिलेगा। सो यस, आंसर शुड बी ऑप्शन ए। यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ये आप यहाँ से देख पाएंगे। तो यस, क्योंकि सेकंड वाले केस में माइका आपने यूज किया है, माइका लगा दिया, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कम था। तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ये इसका तरीका है। तो करंट पे हमें नहीं जाना है, करंट वेरी करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा ठीक कीजिए, करंट वेरी करेगा क्योंकि जेड चेंज हो रहा है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जब आप देखेंगे ना तो आई और एक्स इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो अपने को यहाँ देखना पड़ेगा, और वो इस तरीके से दिख रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है? कंसिडर द RLC सर्किट connected to an AC source of constant peak voltage V0. यहाँ पे दे रखा है V0 sin omega t as equation. Variable frequency omega naught. Frequency is variable omega naught. The value of L यहाँ पे आपको दे रखा है 20 millihertz. For a certain value omega naught equal to omega 1. Variable frequency है किसी एक frequency पे RMS voltage across LCR shown in the diagram. ये voltages दे रखे हैं. At omega naught equal to omega 2, it is found that RMS voltage across resistance is 50 volts. तो वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है. कैसे करें? बताइए कैसे करें? क्या सोच पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए आप? अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है एक एलआरसी सर्किट में? यहाँ पर XC और XL इक्वल होता है. और वो कब होता है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC होता है. तो नहीं, वो तो ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्सएल करेंगे तो आ जाएगा जो तू कह रहा है, पर ये होता कब है? सर आई ओमेगा मैक्स नॉट इज इक्वल होता टू 1/रूट F. हाँ वो तो आ जाएगा. है. मून क्या कह रहे करंट हैं? मैक्स होता है, मैक्सिमम करंट होता है. जब करंट मैक्सिमम होगा. और करंट मैक्सिमम कब होगा? जब Z मिनिमम होगा. और Z मिनिमम कब होगा? वही जब x इक्वल टू XL. एक्स इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट्स हो गया है किसी टाइम पे, तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं अपन. जो इनिशियल कंडीशन यहाँ दे रखी है ना पोटेंशियल डिफरेंस की, वो देखो कैसी है. L ऊपर बनता है, C नीचे बनता है, ऐसा ही है ना. यहाँ 100 दे रखा है, यहाँ पे आपको 60 दे रखा है, यहाँ पे 30 दे रखा है. ऐसा होता है ना फेजर डायग्राम अगर बनाए तो VR, VL और VC, ये डायग्राम बनता है फेजर डायग्राम. अगर आप नेट यहाँ पे देखो तो नेट क्या रहे, ये 60 है, ये 100 है, ऊपर बचा 40 एंड 40 एंड 30 विल गिव यू 50. सो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो है 50 के बराबर. पोटेंशियल डिफरेंस इज 50. और अगर किसी केस में ये 50 का 50 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे करंट अब मैक्सिमम हो गया है. करंट जब मैक्सिमम हो चुका है मतलब दिस कंडीशन इज रेजोनेंस कंडीशन. ये यहाँ पे ट्रिक थी, रेजोनेंस कंडीशन. सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस दिस रजिस्टर ओनली. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका है 0. इन दोनों का मिला के पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 या इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको कह दीजिए. इधर जितना है उधर इतना रहेगा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसके करस्पॉन्डिंग मिलने वाला है 0. मतलब XL इज इक्वल टू XC. करंट इनकी वजह से कुछ नहीं होगा, जो भी करंट होगा वो रेजिस्टेंस की वजह से होगा. अब आप कर सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन को यूज यहाँ पे. So this is the trick in this question. एक बार आपको समझ में आ गया कि रेजोनेंस कंडीशन है, अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा. XL इक्वल टू XC कीजिए, 2 बार ओमेगा है, कंपेयर कीजिए, आंसर बताइए. बताइए आंसर क्या आना चाहिए. ओमेगा 2 पे जो है वो रेजोनेंस कंडीशन बन रही है. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर ओमेगा 2 रेजोनेंस कंडीशन इज देयर. तो इस केस में XL इक्वल टू XC हो जाना चाहिए, ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C हो जाना चाहिए. या फिर यहाँ पे आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC. दिस इज ओमेगा 2, ये हम जानते हैं. ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 की अगर बात करें तो वहां पे
आपको पोटेंशियल डिफरेंसेस सारे दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ओमेगा 1 के दे रखे हैं करस्पॉन्डिंग 100, 60, 30, ये सारी करस्पॉन्डिंग है ओमेगा 1। तो इस केस में अगर मैं करंट निकालना चाहूँ, करंट यहाँ से कितनी आ रही है, तो करंट आ जाएगी आपके पास 100/XL, 100/XL, या फिर 60/XC। इससे आप करंट देख सकते हैं, यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं। करंट आपको पता है यहाँ से 30/R है। करंट दोनों में सेम जाएगी, एल और सी में, तो हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू 100 उसका पोटेंशियल डिफरेंस बाई XL, 60/XC। यहाँ से आपको ओमेगा मिलेगा 1। एक बार ओमेगा 1 मिल गया, ओमेगा 2 मिल गया, दोनों को कंपेयर कीजिए, अपना फाइनल आंसर बताइए। ये आपका तरीका रहेगा इसमें। क्लियर है? फिर से एक बार बता दूं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 पे, ये सिचुएशन से जो यहाँ पे दे रखी हैं, किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 पे पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, 60 है और 30 है। एल आपको दे रखा है 20 मिली हर्ट्ज, सॉरी मिली हेनरी। इस केस में जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ से आपको नेट पोटेंशियल मिल के आता है, नेट पोटेंशियल इज 50। फेजर डायग्राम बनाया, ये 60 है, 100 है, ऊपर नेट आएगा 40, 30 और 40 का नेट आएगा 50, तो वी नेट जो है वो 50 है। अब आपको बोला गया सेकंड केस में कि जब आपने फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 कर दी तो इस टाइम पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस 50 मिल गया। पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ मिल रहा है आपको 50, मतलब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 0 होना चाहिए, तो दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पे ये बात यहाँ से समझ में आती है कि रेजोनेंस कंडीशन लग रही है एट ओमेगा 2, सो ओमेगा 2 कैन बी गिवन एज 1/√LC। अब ये एल और सी का रिलेशन आपको चाहिए, वो रिलेशन आप फर्स्ट वाले से निकाल सकते हैं कि सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में जितना एल से करंट जाएगा उतना ही करंट सी से भी जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का दे रखा है फर्स्ट केस में, यहाँ पे एक्सएल है, यहाँ पे एक्ससी है, यहाँ से आप ओमेगा 1 बता के फाइनली उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये आपका आंसर यहाँ से मिलने वाला है आपको। क्लियर है बात अच्छे से? सर Yes, sir. यस, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्या आंसर आ रहा है फोर्थ का? bulb rated at 100 volts 100 watt can be treated as a resistor। ठीक है, find out the inductance of an inductor chalk coil जो जिसको कहते हैं that should be connected in series with the bulb to operate the bulb at its rated power with the help of an AC source of this। rated power पे ये काम करना चाहिए। तो पहले तो rated power दे रखी है आपको 100 watt, पोटेंशियल इसका दे रखा है 100 वोल्ट्स, इस पे काम करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी रजिस्टर के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो दिस इज आरएमएस, क्योंकि एसी पे कनेक्ट किया हुआ है। हम जानते हैं कि जब भी एसी की बात करते हैं आरएमएस यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो हम यहाँ से इसका रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे। सर्किट ऐसा है, एक रेजिस्टेंस है, एक ये है एलआर सर्किट की बात यहाँ पे हो रही है, एसी सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस और इसका एल। रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। पावर होता है V²/R, रेजिस्टेंस मिलेगा V²/P के बराबर। कनेक्ट किया हुआ है इसको 100 पे, मतलब इसका जो रेटिंग दे रखी है 100 वोल्ट है, तो 100 स्क्वायर, पावर भी दे रखी है 100 वॉट, तो रेजिस्टेंस आएगा इसका 100 ओम्स। दिस इज द रेजिस्टेंस 100 ओम्स। बैटरी जो लगा रखी है वो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की है। क्या आंसर आ रहा है? बोलिए भैया।
इतना आ गया, इसके आगे क्या करूं? अच्छा है, इतना ही हुआ, आगे क्या करना है? देखो आगे क्या करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन। नहीं, इसका आंसर थर्ड नहीं है। सर इसका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल ठीक बात है, फोर्थ ऑप्शन। तो क्या क्या दीपांशु तूने इसके आगे फिर? सर इसके आगे एलसी सर्किट है ना, एलआर हम्म सर्किट है ना, तो उसका हम्म इम्पीडेंस फाइंड कर दिया। इम्पिडेंस ओमेगा किया, अब फिर ओमेगा दे रखा। पावर रेटेड तो सेम ही है, तो वी स्क्वायर बाय जेड कर देंगे तो आ जाएगा। क्या क्या क्या? इम्पीडेंस मिल जाएगा ना सर। इम्पिडेंस में एल आएगा, एल अपने को कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो उसमें आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल वाला आएगा ना। हाँ हाँ, ऐसा आ जाएगा, ठीक है फिर। फिर पावर रेटेड तो सेम ही है, तो वी स्क्वायर पावर, बाय जेड कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, वी स्क्वायर बाय जेड, और ये इक्वल टू होगा पावर तेरा 100 वॉट। बिल्कुल ठीक बात है। इस बार आपने इसको कनेक्ट किया है 200 पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी, कनेक्टेड अक्रॉस दिस 200। तो लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर बाई जेड, जेड इज रूट ओवर आर स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ओमेगा आपने दे रखा है 50, सॉरी 2 पाई इंटू 50, दिस इज फ्रीक्वेंसी ना। ओमेगा हो जाएगा 2 पाई 50 इंटू एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना भी आसान है। इधर से आप यहाँ से जीरोस हटाइए, स्क्वायर कीजिए, इसको उस तरफ लेके जाइए, फाइनल आंसर अपना आप यहाँ से बता सकते हैं। सो एल का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √3/π हेनरी के बराबर। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट। या आप चाहें तो उसको करंट से भी कर सकते थे। मान लीजिए पावर वाला आपको नहीं चमक रहा, आपने अभी यहाँ पावर इक्वल करी है, ठीक बात है, पर आप इसको करंट से भी कर सकते हैं। एक बार आपको रेजिस्टेंस मिल गया, आपको पता है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 का है, तो वी रेटिंग के हिसाब से बताते हैं, रेटिंग के हिसाब से इसका जो वी है वो 100 है, रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है 100 ओम्स। तो अब आप यहाँ से करंट बता सकते हैं कि इसमें करंट कितना जाना चाहिए। करंट जाना चाहिए इसमें 1 एम्पियर के बराबर, और बोला है कि सेम पावर रेटिंग होना चाहिए, मतलब बाद में भी करंट इसमें 1 एम्पियर होना चाहिए। तो बाद में भी करंट आप 1 एम्पियर कर दीजिए, वी बाय जेड। वी 200 है, जेड आपने लिखा है, इसको 1 एम्पियर के बराबर कर दीजिए। यहाँ से भी अपना आंसर बता पाएंगे, और सेम आंसर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडक्टर है, इंडक्टेंस दे रखा है एल, 400 मिली हेनरी, रेजिस्टर्स लिखते चलते हैं साथ में, दिस इज 400 मिली हेनरी। R1 आपको दे रखा है 2 ओम, R2 भी दे रखा है 2 ओम। ये EMF दे रखा है 12 वोल्ट, डीसी, डीसी सर्किट है, ध्यान रखिएगा, डीसी बैटरी यहाँ पे लगा रखी है। The internal resistance of the battery is negligible. The switch S is closed at t equal to 0. The potential drop across L as a function of time t is, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे?
करंट ग्रोथ अगर पता चल गई तो पोटेंशियल ग्रोथ भी पता चल जाएगी। पोटेंशियल क्या होता है? आई इंटू सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि मतलब 12 वोल्ट है, मतलब स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो हमको आई मैक्स मिल जाएगा। कौन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? मतलब एल वाला चला जाएगा ना, मतलब ओपन सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा, हाँ। हाँ तो फिर आई मैक्स मिल जाएगा। बाद में टी इक्वल टू इन्फिनिट पे वो मतलब वो जो उस ब्रांच से जा रहे वो वाला करंट मिल जाएगा। बाद में आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू टी माइनस टी बाय आर सी आर एल। अच्छा, फिर इसमें आगे क्या? टाइम के साथ तो फंक्शन अभी भी चाहिए ही ना। भाई टाइम के साथ अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम्हारी ब्रांच है ये वाली। इस ब्रांच में ये एक सीरीज एलआर सर्किट आप मान सकते हो। दिस इज अ सीरीज एलआर सर्किट। इस सर्किट के अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा था? दिस इज 400 मिली हेनरी, दिस इज 2 ohms। इसमें अपने को बात करनी है कि कितना करंट यहाँ पे जाने वाला है। तो करंट की अगर बात करूंगा तो हम जानते हैं एलआर सर्किट में जो करंट आता है वो क्या आता है? आई नॉट यहाँ पे कितना आएगा? जितना पोटेंशियल डिफरेंस है बाय R2, क्योंकि यहाँ का अपने को मैक्सिमम करंट देखना है। मैक्सिमम करंट कब होता है? मैक्सिमम करंट तब होता है जब इन्फिनिटी टाइम होता है, तब इसमें मैक्सिमम करंट होगा। ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। R2 की वजह से यहाँ पे करंट आ जाएगा E/R2, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ये होता है करंट ग्रोथ। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो R/L टाउ की जगह डाला जा सकता है, और ये आपको मिलेगा करंट की वैल्यू। अब करंट से आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L। वो कैसे देखेंगे? कितना आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? इसमें याद आ रहा है कुछ कुछ? एल डी आई बाई डी टी। हाँ तो वही तो पूछा है भैया यहाँ पे। ई इंड्यूस्ड नहीं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। कितना इसमें इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस आता है? LdI/dt। तुम आई लिख चुके हो टाइम के साथ, डिफरेंशिएट करो, आंसर बताओ। इतनी सी तो बात है इसमें, भूल गए हो फॉर्मूलाज? LdI/dt करो यहाँ से, तो E/R2 तो बाहर है, डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 हो गया। यहाँ से माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ है, और यहाँ से आ जाएगा -1 बाय टाउ बाहर। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपको फाइनली EL/R2, और यहाँ से भी आ जाएगा टाउ बाहर, ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपके पास आ रहा है फाइनल फंक्शन। टाउ की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ से L/R के बराबर। तो यहाँ से L/R2 रखोगे, R2 कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, आएगा E इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपके पास आ रहा है DI/dt। और आपको चाहिए यहाँ पे EMF, इंड्यूस्ड EMF या पोटेंशियल डिफरेंस, तो आ जाएगा LdI/dt। L मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा EL ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आपको ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? ऐसे ही दे रखे हैं, वैल्यूज अपन पुट कर लेते हैं यहाँ पे। E आपको दे रखा है 12 वोल्ट्स आई गेस, हाँ 12 वोल्ट्स। L आपको दे रखा है 400 मिली हेनरी, और R आप ले रहे हैं 2 ओम। सो E हो गया 12 वोल्ट्स, L 400 इंटू 10⁻³ ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, तो माइनस टी बाई टाउ, टाउ अलग से कैलकुलेट कर लो, L/R। L इज 400 सर इंटू आपने 10। पहले ही एल मल्टीप्लाई कर दिया था कहाँ किया था? अच्छा ऊपर। LdI/dt किया हुआ है, ओके ओके।
ओके ठीक है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। दिस इज एल डी आई बाई डी टी। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू ई रेज़ टू पावर, अब सीधा लिख सकते हैं इसको अपन, माइनस टी बाई टाउ, और टाउ यहाँ से निकाल रहे हैं 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, तो बाय 200 इसको और सॉल्व करेंगे तो 1000 बाय 200 ये आ जाएगा 5, तो टी बाय 5 ये आपका आ जाएगा ई इंड्यूस्ड। सर -5t आएगा, क्या कह रहा है? -5t आएगा ना, नीचे टाउ है। अच्छा बाय, तो टाउ नीचे ही तो है बाय 5,